Unacademy. Let's crack it. Hello friends, my name is Kanish Tayal. I got All India Rank 7 in NEET 2017 and I welcome you all to our channel Rankers Avenue. I am currently a final year student at Manojat Medical College, New Delhi. So as I promised you, our today's topic for today's video will be about how to solve the physics section in the exam. So first of all, I would urge you all to like this video if you connect with it any part of the video, and also subscribe to the channel and also press the bell icon because मैं इस चैनल के थ्रू अपनी बहुत सारी वीडियोस और लाऊंगा आगे, ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कोई भी पार्ट अगर आप रिलेट करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हाउ व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी टू सोल्व फिजिक्स सेक्शन इन द एग्जाम। मतलब मेरे बिकॉज अब सबसे पहले मैं अपनी क्रेडिबिलिटी बताना चाहूँगा कि मतलब मैं ये फिजिक्स पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ। बिकॉज आई गोट 180 आउट ऑफ 180 इन नीट 2017 इन फिजिक्स। तो मेरे फिजिक्स में मार्क्स अराउंड 100 के अराउंड मार्क्स थे मेरे नीट 2016 में, और मेरे 180 आउट ऑफ 180 थे नीट 2017 में। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने किस तरीके से अपनी फिजिक्स अटेम्प्ट किया था, किस तरीके से मैंने साल भर फिजिक्स स्टडी करी थी। वाई ओनली फिजिक्स? अब इसके दो रीज़न हैं। एक रीज़न तो मैंने आपको बताया कि मेरे 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स थे फिजिक्स में। एक और रीज़न क्या था कि फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, अगर आपने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने किस तरीके से फिजिक्स मेरी स्ट्रेंथ थी और किस तरीके से मैंने उसको यूटिलाइज किया था। तो इसलिए मैं आपको फिजिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। और तीसरा रीज़न जो है वो है कि सबसे ज़्यादा वीकनेस और सबसे ज़्यादा जो डर लगता है स्टूडेंट को वो लगता है फिजिक्स से। ओके, सो उस डर को हटाने के लिए मैं ये बनाना चाहता हूँ वीडियो कि आपको पता चले कि आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है फिजिक्स। वीकनेस से आप ये स्ट्रेंथ तक का सफ़र ट्रेवल कर सकते हैं फिजिक्स में। और फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना या उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना या उसको अटेम्प्ट करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता था। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो जनरल स्ट्रेटेजी है, मैं हर टॉपिक के बारे में बताता हूँ कि आप अगर किसी सब्जेक्ट को अपनी वीकनेस मानते हैं तो आप इस चीज को एक अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि आपका कभी भी पूरा का पूरा सब्जेक्ट वीक नहीं होता। ये चीज मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एम्फेसाइज करी थी और मैं आपको अब भी बताना चाहूंगा कि कभी भी आपका पूरा सब्जेक्ट वीक नहीं होता। आपके कुछ पार्ट उस सब्जेक्ट के स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ पार्ट उस सब्जेक्ट के वीक होते हैं। बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको बैठ के एक एनालिसिस करना होता है ताकि आपको पता चले कि हाँ ये पार्ट मेरा वीक है। अब जैसे मैं फिजिक्स को ही अगर डाइसेक्ट करूं तो आपके पास 11th की फिजिक्स है, आपके पास 12th की फिजिक्स है, और अगर मैं अप्रोक्सीमेटली निकालूं, एक रफ एस्टिमेट है, मेरे को काफ़ी याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली, लेकिन 25 to 30 चैप्टर्स होंगे हमारे फिजिक्स में। और मैं बेट लगा सकता हूं कि आपकी फिजिक्स कितनी भी ज़्यादा खराब हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 30 के 30 चैप्टर्स ना आते हों। 2, 4, 6 इतने चैप्टर्स तो आपको आते होंगे, 2, 4, 6 चैप्टर तो आपको पक्का आते होंगे। तो आपको अब तो आगे आज के बाद ये नहीं बोलना कि फिजिक्स मेरा वीक है। आज के बाद आपको ये बोलना है कि मेरा फिजिक्स का काइनेमेटिक्स वीक है और मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग है। आपको ऐसे डेसिकेट करना है फिजिक्स को ना, कि आपको पता चले कि एज इन जनरल, बिकॉज अब जब अपनी मेंटेलिटी ऐसे बना लेते हैं ना कि ये सब्जेक्ट मेरा पूरा वीक है, तो आपका फिर मेंटेलिटी उस हिसाब से बन जाती है और आपका रिजल्ट डिक्रीज होता जाता है। फिर आप उसमें भी परफॉर्म नहीं कर पाते उन चैप्टर में जो कि आपकी कभी स्ट्रेंथ हुआ करती थी और जिनमें आपके मार्क्स अच्छे आया करते थे। तो सबसे पहला खेल है मेंटेलिटी का, कि मेंटेलिटी चेंज कीजिए कि नहीं मेरी फिजिक्स वीक नहीं है, मेरी फ्लूइड मैकेनिक्स वीक है, अगर मैं काम करूंगा तो वो भी अच्छी हो जाएगी। तो अब आते हैं अटेम्प्ट के मेथड पे कि कैसे अटेम्प्ट करें। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में अच्छे से एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि आपको फिजिक्स राउंड में अटेम्प्ट करनी चाहिए या एक गो में अटेम्प्ट करनी चाहिए। तो बात अगर रही राउंड्स की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो पर्सनल मेथड था, मैं
तीनों सब्जेक्ट राउंड में अटेम्प्ट करता था। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं क्या करता था, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ वो क्वेश्चंस करता था जिन पे मैं 100% श्योर था कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे कभी गलत नहीं हो सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि ये मैं इसलिए किया करता था ताकि मुझे पता चले कि जिन क्वेश्चन पे मैं 100% श्योर हूँ क्या मेरे वो क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं। तो इससे मुझे पता चलता था कि हाँ मतलब एटलीस्ट मेरा वो पोर्शन तो सही हो रहा है। अगर मेरे 45 में से मेरे अगर 5 क्वेश्चन भी मेरे सही हो जाते थे फर्स्ट राउंड में, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी कि नहीं यार 5 ही हुए। बस मुझे ये लगता था कि हाँ एटलीस्ट मैं 5 क्वेश्चंस पे तो कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ ये 5 क्वेश्चन मेरे कभी गलत नहीं होंगे, और जिन पे मैं 100% कॉन्फिडेंट था क्या मेरे वो क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपके वो 5 क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं ना, तो वो चिंता का विषय है आपके लिए, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि यार मेरे फुल कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो जो 50-50 वाले हैं उन पे तो मैं क्या ही सोच के आगे बढ़ूं। ये मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पहले राउंड में मैं सिर्फ करता था 100% श्योर वाले क्वेश्चन, और मैं बाकी क्वेश्चन को पढ़ते वक्त क्या करता था, उन पे सर्कल करता था। मतलब ये मेरा प्लान था, जैसे आपको अच्छा लगे आप एडॉप्ट कर सकते हैं। मैं क्या किया करता था कि उस क्वेश्चन पे एक सर्कल बनाता था जो मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा या मुझे बिल्कुल एस्टिमेट नहीं है, मुझे मतलब लीस्ट चांस थी कि ये क्वेश्चन मैं सोल्व कर पाऊंगा, और डार्क सर्कल बनाता था या मल्टीपल सर्कल बनाता था उस क्वेश्चन पे जिसमें मैं आंसर के काफी करीब हूं लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, या फिर बिल्कुल अभी इमीडिएटली आंसर नहीं आ रहा, तो मैं टाइम खराब करने की बजाय आगे बढ़ जाता था। इस बारे में भी आपको बताऊंगा मैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको क्या करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए कि मैं आपको यही बता रहा था कि मैं सेकंड राउंड में फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था सबसे पहले जिसमें मैंने मल्टीपल सर्कल लगाए हुए हैं, क्योंकि उन क्वेश्चन के मैं आंसर के काफी करीब था, और अगर मैं उनको थोड़ा सा टाइम और दूंगा तो शायद आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो इसलिए मैं उन क्वेश्चन को पहले करता था। उसके बाद में अगर मेरे पास टाइम बचता था, मैं पहले तो आपको बताऊं कि आपको हमेशा किसी ना किसी सब्जेक्ट को टाइम अलॉट करना होगा। अगर आपको लगता है कि आपका फिजिक्स वीक है तो आप कोशिश कीजिए कि आप बायो और केमिस्ट्री को थोड़ा जल्दी कर लें, बिकॉज आपका कुछ वीक है तो आपको ट्राई करना होगा कि कोई सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ भी हो। तो अगर आपका बायो स्ट्रॉन्ग है तो बाकी सब अगर 50 मिनट्स में बायो करते हैं तो आप कोशिश करो कि आप 40 मिनट्स में बायो करो, ताकि वो 10 मिनट्स आप अपने फिजिक्स को दे सको। तो आपको ये भी एश्योर करना है कि आपको टाइम कितना देना है। उस टाइम के हिसाब से मान लो अगर आपको 50 मिनट्स देने हैं फिजिक्स को, तो अगर मैं पहला राउंड 10 मिनट्स में निकाल लेता हूं तो बाकी आने वाले टाइम में मैं 40 मिनट्स में बाकी क्वेश्चंस देख सकता हूं। तो मैं सबसे पहले अपने डार्क जो मोस्ट डार्क सर्कल होते थे उन क्वेश्चन को देखता था, बिकॉज मैं उनके काफी करीब हूँ, और बाद में जो लाइट सर्कल वालों को देखता था बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, बिकॉज मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मुझे किसी ना किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना ताकि उसके चक्कर में मेरे बाकी क्वेश्चन स्किप ना हो जाए। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा विच क्वेश्चन शुड यू टारगेट फर्स्ट। आपको जस्ट एक रीडिंग लेनी है क्वेश्चन की, और आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा। 70 to 80% टाइम आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा ये क्वेश्चन होने वाला है या नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन टाइम लेने वाला है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन 2 से 3 मिनट लेने वाला है तो अभी के लिए उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि जल्दी हो जाएगा और आप 100% श्योर हैं सबसे पहले उन्हें अटेम्प्ट कीजिए। बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना और उसको विद इन टाइम सोल्व करना दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं, और आपको ये एश्योर करना है कि एक क्वेश्चन के चलते आपको अपने 5 क्वेश्चन सेक्रीफाइस नहीं करने। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप धीरे धीरे अगर मॉक टेस्ट देंगे और नंबर ऑफ टेस्ट लगाएंगे तब आपको इस स्ट्रेटेजी से आप एक्लेमेटाइज हो जाएंगे। आपको ये याद रखना है कि टाइम इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट, तो टाइम को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर ऐसा हो रहा है कि आपने बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और अब आपके पास काफी खाली टाइम है, तब भी मैं आपसे कहूंगा कि आप उसकी फिजिक्स के उसी क्वेश्चन पे अटके रहने की बजाय बायो और केमिस्ट्री को रिव्यू कर लीजिए। बिकॉज आपके उस क्वेश्चन से 4 मार्क्स आएंगे लेकिन आपके रिव्यू से शायद 5 to 10 मार्क्स इंक्रीज हो जाए। तो मैं ये कहूंगा कि एक किसी क्वेश्चन पे पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। पहले उन क्वेश्चन को करें जिनको आपको वाइब आ रही है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं लगा सकता हूँ, आप 100% श्योर हैं, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं।
तो आप आगे बढ़ सकते हैं उस क्वेश्चन में कि हाँ इसको सोल्व कर लूंगा मैं 30-40 सेकंड में, और उसको जाके आप अपना सर्कल फिल कर लीजिए। उसके बाद आपकी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से, मैं बार बार टाइम पे फोकस कर रहा हूँ बिकॉज मेन स्टूडेंट्स को यही दिक्कत आती है, जिनकी फिजिक्स या कोई टॉपिक पर्टिकुलरली वीक होता है, तो उनको फिजिक्स में ऐसा लगता है कि जितने क्वेश्चन बन जाए उतने बढ़िया। तो वो आगे के क्वेश्चन देखने की बजाय किसी एक क्वेश्चन पे अगर उनको लगता है ना कि 5 मिनट देखिए वो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, तो कई बार वो 5 मिनट भी दे देते हैं उस क्वेश्चन को, और पेपर होने के बाद उन्हें पता चलता है कि लास्ट के 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि अगर वो सिंपली करते और सिंपली देख लेते तो वो काफी जल्दी हो जाते उन्हीं 5 मिनट्स में, जिस 5 मिनट्स में उन्होंने एक क्वेश्चन किया। सो एटलीस्ट एक चीज अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट ये तो करिए कि आप एक क्वेश्चन पेपर की एक रीडिंग ले लीजिए। मैं ये पर्सनली नहीं करता था, मतलब ये मेरी प्रेफरेंस थी, अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं थोड़ा डर जाता था, तो इसलिए मैं कभी देखता नहीं था 45 के 45 क्वेश्चन। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करके फिर सीधा जाता था। लेकिन अगर आपकी ये हैबिट है क्वेश्चन पेपर देखने की, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ये ट्राई कीजिए कि आप क्वेश्चन पेपर का एक लुक ले लीजिए, ताकि आपको एक रफ एस्टिमेट लग जाए कि कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है और कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं आता। आपको एक रफ एस्टिमेट लग जाएगा, ताकि आप जब अगले टाइम जब एक्चुअली सोल्व करेंगे ना क्वेश्चन, तो आपकी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको सोल्व करने में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मैं स्टक हो जाता हूँ किसी क्वेश्चन में तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं टाइम का ही मेन कंस्ट्रेंट बताना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, इनफैक्ट अगर आप स्टक नहीं भी होते और तब भी आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का मुझे आता है लेकिन इसमें टाइम लगेगा, तब भी मैं आपको कहूंगा कि उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाइए। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल ब्लैंक है या किसी क्वेश्चन में आप स्टक हो रहे हैं, तो आप उसको भी छोड़ के आगे बढ़ जाइए। आप उस पर सर्कल कर लीजिए, आप उसकी कैलकुलेशन को वहीं स्टॉप करके बाकी पेपर अटेम्प्ट कीजिए, और बाकी पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ मेरे पास टाइम है या उस क्वेश्चन को मैं जस्ट सोल्व करने की वर्ज पे था, तब उस क्वेश्चन पे आइए। और अगर आपको 1% भी शक है कि नहीं ये क्वेश्चन शायद मुझे टाइम लेगा, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्कल फिल करना। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्लो में बह के क्वेश्चन सोल्व करने के चक्कर में टाइम देखना भूल जाते हैं और सर्कल फिल नहीं करते। इसलिए मैं क्या करता था, फर्स्ट राउंड में जो भी मेरे क्वेश्चन होते थे मैं सबसे पहले सर्कल फिल करता था। उसके बाद सेकंड राउंड में जो जो क्वेश्चन मुझे आता जाता था मैं साथ साथ सर्कल फिल करता था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका यही मैटर करता है कि आपने सर्कल कितने फिल किए हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं। अगर आप उस क्वेश्चन का सर्कल फिल करना भूल गए या आपका छूट गया, तो कुछ मैटर नहीं करेगा कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था। तो आपको एश्योर करना है कि आप टाइम जजिशियसली यूज करें। टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जाम में। तो अगर आप टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आपको अपने आप एडजस्टमेंट कर पाएंगे कि आप जिस क्वेश्चन पे स्टक हुए थे आपको उसके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा वो हमारा आता है कि जो चीज क्या मैंने करी थी, मैंने क्या क्या चीज करी थी या मेरी क्या ट्रिक्स थी जिससे मैं फिजिक्स में 180 स्कोर कर पाया। तो हर पर्सन ना ओवर द टाइम ये आपको मॉक टेस्ट दे दे के पता चलेगा। आप अपनी एक स्ट्रेटेजी डेवलप कर लेते हो ओवर द टाइम और फिर आप उस स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करते हो। ओके, सो आपको जैसे अब तक मैं आपको कोई ट्रिक्स बताऊं तो एक ट्रिक मैं यूज करता था वो कि आपका डायमेंशन जो चैप्टर है वो काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बिकॉज मैंने देखा था कई बार ऐसा होता था ऑलमोस्ट हर पेपर में 45 में से 1 और 2 क्वेश्चन डायमेंशन से बन जाते थे। कई बार ऐसे होता था आपको क्वेश्चन का बिल्कुल एस्टिमेट नहीं है कि क्या चल रहा है, लेकिन आपकी नजर पड़ती है यूनिट पे। अगर मान लो कोई वर्क पे क्वेश्चन है और उसके ऑप्शंस में 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी यूनिट वर्क से मैच ही नहीं करती, तो आप उन दोनों ऑप्शन को सीधा रूल आउट कर सकते हैं। इससे मुझे काफी हेल्प मिलती थी और मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि हर बार हर पेपर में 45 में से 1 और 2 क्वेश्चन मेरे इससे सोल्व होते थे। तो मैं इस मेथड को यूज करता था। बाकी आपके अपनी आप स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं, अपनी आप ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका फॉर्मूला पे कमांड कैसे लाई जाए, फॉर्मूला पे आपकी स्ट्रेंथ कैसे बने, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला डिराइव करने में टाइम लगता है। हमारे टीचर हमेशा कहा करते थे कि डेरिवेशन आपको फॉर्मूले की आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बिकॉज 30-40 सेकंड्स में आप फॉर्मूला भी डिराइव कर लें और क्वेश्चन भी सोल्व कर लें, वो फिजिक्स में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको डेरिवेशन समझ आ गई तो आपको फॉर्मूला याद करना ही होगा, और उस फॉर्मूले को याद करके आपका काफी टाइम बच जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो रट्टू है, ये तो कंसेप्चुअल नहीं है कि डेरिवेशन को मतलब
बैक प्लेस पे क्यों रख रहे हैं कि डेरिवेशन नहीं करनी चाहिए। बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार फॉर्मूला बहुत ईजी होता है और आप फॉर्मूला को लगा के जो क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में हो सकता था, आप डेरिवेशन के चक्कर में उसमें 1 मिनट लगा देते हैं। और आपको अभी शायद ना पता चले, लेकिन धीरे धीरे मॉक टेस्ट दे दे के आपको टाइम की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक क्वेश्चन से टाइम बचा के अगर दूसरे क्वेश्चन को टाइम दे पाते हैं तो किस तरीके से आपका वो क्वेश्चन ठीक हो जाता है और किस तरीके से आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आती है। तो बेसिकली ये मैं आपको अटेम्प्ट के बारे में बता रहा था। बाकी ओवरऑल एज अ सब्जेक्ट डिस्कस करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स मेरी स्ट्रेंथ थी, ऐसे ही आप अपना एक स्ट्रेंथ का टॉपिक ढूंढिए और उस पे मेन फोकस रखिए कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मुझे रिजल्ट जरूर देगा। और उस पे आप फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी बायो स्ट्रॉन्ग है तो बायो से थोड़ा टाइम निकाल के आप फिजिक्स पे लाइए। अगर कोई सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है तो आपको प्रूव करना है वो मेरी स्ट्रेंथ है। अगर बाकी सब फिजिक्स को 40 मिनट में सोल्व कर रहे हैं और अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो आपको एश्योर करना है कि आप 35 मिनट में से सोल्व करें ताकि वो 5 मिनट्स किसी और सब्जेक्ट को दे पाए। ओके। और एक चीज मैं और जो बताना चाहूंगा कि बायो, जैसे मैंने ये वीडियो फिजिक्स पे फोकस करी है, लेकिन बायो और केमिस्ट्री के लिए भी आप यही टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं जो कि मैं किया करता था कि मैं ऑर्डर बताऊं तो अपना मैं बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इस ऑर्डर में सोल्व किया करता था। और राउंड मेथड यूज में जैसे आपको बताया कि मैंने सबसे पहले बायो के वो क्वेश्चन सोल्व किए जिनमें मैं अल्टीमेट श्योर हूँ, फिर मैंने केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन सोल्व किए जिनमें मैं अल्टीमेट श्योर हूँ, फिर मैंने फिजिक्स के वो क्वेश्चन सोल्व किए जिनमें मैं अल्टीमेट श्योर हूँ, और उसके बाद फिर मैं सेकंड राउंड के लिए स्टार्ट करता था। ऐसा नहीं है कि मैं बायो में ही राउंड्स लगाता जा रहा हूँ और मेरे केमिस्ट्री और फिजिक्स छोटे हुए हैं। तो आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट देने होंगे, आप मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको रूम पे टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे अगर आपको अपने फिजिक्स में इंप्रूवमेंट चाहिए। तो कई बार मैंने देखा है कि हर किसी को लगता है कि यार रूम पे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है और एग्जाम में नहीं होता, बिकॉज एग्जाम में आपके ऊपर प्रेशर भी है और दूसरी बात एग्जाम में आपके ऊपर टाइम कंस्ट्रेंट है। कई बार आप रूम में प्रिपेयर करते हो क्या करते हो, क्वेश्चन में बह जाते हो, 10 to 15 मिनट्स भी लगा देते हो। तो एक चीज आपको जो दिमाग में रखनी है कि रूम पे भी करते वक्त कोशिश करो कि टाइमर लगा के करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भाई आप 15 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने बाकी 14 क्वेश्चन में तो अपना टाइम देखा नहीं, और 15th क्वेश्चन पे अगर आपको 5 मिनट लग गए तो आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो आप 15 के 15 क्वेश्चन टाइमर लगा के करो, और अगर आप 15 क्वेश्चन 15 मिनट में कर रहे हो तो कुछ मैटर नहीं करता कि आप 15th क्वेश्चन पे 5 मिनट भी लगा दो, तो बस 15 के 15 क्वेश्चन आपके विद इन टाइम में होना चाहिए। तो एक थोड़ी हैबिट बनाइए कि आप रूम पे भी जब क्वेश्चन सोल्व करें तो आप इस तरीके से करें कि एक टाइम का आपके दिमाग में रफ एस्टिमेट चलता रहे। बिकॉज फिजिक्स सोल्व करते वक्त जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको अगर क्वेश्चन आते भी हैं, क्वेश्चन आते हुए भी आपके छूट जाते हैं अगर आपने टाइम का ध्यान नहीं रखा। तो अगर आप टाइम का ध्यान रखते हैं और अगर आप किसी क्वेश्चन पे स्टक हो रहे हैं तो उसको स्किप कर देते हैं, या आपका एनालिसिस अच्छा है कि इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा और इस क्वेश्चन में कम टाइम लगेगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई भी पार्ट इस वीडियो का पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मैं आगे और किस चीज़ पे वीडियो बना सकता हूँ, या आपको फिजिक्स में ही या आपके क्या क्या डाउट्स हैं, क्या क्या आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट।